Question number 2. On 1st August 1992, Mr. Furqan established a new business. फुरकान ने एक नया बिजनेस एस्टेब्लिश किया है. द ट्रांजैक्शंस फॉर द मंथ वर एज फॉलोज. नंबर 1 पे जो ट्रांजैक्शन है उसमें है इंट्रोड्यूस कैश एज कैपिटल. 1,48,000 उसने कैश इंट्रोड्यूस किया है एज ए कैपिटल. बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल इंजेक्ट हुआ है. उसके साथ ही जब ये कैपिटल डाल दिया तो उसने फर्नीचर भी खरीद लिया. अब एक एसेट आ गया फर्नीचर, कैश चला जाएगा. साथ ही उसने परचेजेस कर ली हैं, क्योंकि सारे ये परचेजेस करेगा, चीजें बेचेगा तो वो अपने बिजनेस को चलाएगा. परचेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट. परचेजेस कर लिए उसने 36,000 रुपए की. उसके बाद उसने ये तो ऊपर की थी 3 तारीख को परचेजेस कैश पे. 4 तारीख को उसने परचेजेस की है गुड्स ऑन अकाउंट फ्रॉम नूर मिल्स लिमिटेड. टर्म लगा दी है 210N30. ये नई टर्म आई है 210. 10 दिन के अंदर अगर पेमेंट करेगा तो 2% डिस्काउंट उसको देंगे. और अगर 10 दिन के बाद N30 के बाद यानी 10 दिन के बाद कोई उसको डिस्काउंट वगैरह नहीं दिया जाएगा. ₹4 7,500 का उसने परचेज किया है और साथ उसने टर्म लगा दिया 210N30 वाली. अब नूर मिल्स को उसने 500 की चीजें वापस कर दी हैं. अब ये आगे याद रखना है कि जब ये आगे ट्रांजैक्शन जब पेमेंट वगैरह के लिए आएगी तो उसमें से 7,500 में से ये 500 रुपए हम लेस कर देंगे, क्योंकि ये चीजें अब उसने वापस कर दी हैं. नूर मिल्स को उसने जब वापस किए तो पीछे 7,000 रह जाएगा. 7,000 के हिसाब से उसका इंटरेस्ट भी निकलेगा और अगर पेमेंट होगी तो वो इस हिसाब से पेमेंट होगी. इसके बाद 12 तारीख को कैश सेल 9,900 की कैश सेल की है. 17 को पेड कैश लेस डिस्काउंट टू नूर मिल्स लिमिटेड इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट. अब 17 तारीख को जो 10:30 के अंदर डेज के अंदर ही नूर मिल्स को उसने पेमेंट कर दी है इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट. अब देखिए नूर मिल्स का जो है 500 रुपए का तो वापस हो गया था, 7,000 रह गए थे. ये 7,000 के हिसाब से हम डिस्काउंट और ये चीजें कैलकुलेट करेंगे. आगे जब एंट्रीज में बताऊंगा तो वहां पे ये चीजें सामने आ जाएंगी. सोल्ड गुड टू मोबीन एंड को टर्म 210N30 फॉर ₹2,500. यहां पर भी एक टर्म लगा दी है 210N30 वाली, तो 2,500 रुपए का माल जो है उसको बेचा है क्रेडिट. लॉस बाय एक्सीडेंट वाइल गुड्स वर इन ट्रांजिट. गुड ट्रांजिट थी तो उसमें लॉस हो गया. पहले ये पीछे भी जब हम रजिस्ट्रेशन करके आए हैं तो वहां पे ये एंट्री आ चुकी है. गुड रिटर्न बाय मुबीन एंड को फॉर ₹125. मुबीन एंड को जो हमने चीजें बेची थी उसने 125 रुपए की वापस कर दी. अब देखिए यहाँ पर भी वही कंसेप्ट आ गया है, जब ये पेमेंट वगैरह सेटल होंगी तो 125 उसको लेस करके करेंगे. बेसिकली जब ये एंट्रीज बन रही होती हैं तो साथ टी काउंटिंग भी बन रही होती है, जो लेजर बन रहे होते हैं. वहां पे इनके बैलेंस हमें रनिंग बैलेंस चल रहे होते हैं तो वहां पे हमें समझ आ रही होती है कि अब इसके कितने पैसे रह गए हैं. अब देखें ना, अगर 10-15 एंट्रीज होती, फिर रिटर्न आ रही होती, फिर रिटर्न आ रही होती, तो एंड पे अगर फुल सेटलमेंट होती तो हम जो है उसके अंदर से रिटर्न की एंट्रीज को निकाल देते, या फिर बार बार अगर उसको सेल कर रहे हैं हम उधार पे तो उसमें ऐड करते जाते. बहरहाल ये सवाल समझाने के लिए 2-3 एंट्रीज ही दी होती हैं तो इसी को लेके चलते हैं, लेकिन इनके अंदर मुकम्मल अकाउंटिंग के कंसेप्ट होते हैं. अगर इसको आप डेप्थ में जाके देखें तो ये एक लेजर जो है जो मुबीन एंड को का जब टी काउंटिंग में बनाएंगे तो अगर इसमें 3-4 एंट्रीज आ रही हैं तो वो अगर एंड पे सेटलमेंट हुई है तो वो सारा जो है वो उसके बैलेंस करके सेटलमेंट होगी. पेड ट्यूशन फी ऑफ ऑनर
चिल्ड्रन, बच्चे उसके पढ़ रहे थे, तो ट्यूशन फीस भी उसने अपने बिजनेस में से ही दे दी है, तो ड्राइंग्स टू कैश की एंट्री चल जाएगी। और साथ ही उसने कुछ चैरिटी दी है ऑन हिज बिहाफ। अब देखिए यहाँ पे जो चैरिटी उसने दी है ये भी ड्राइंग दी है। अब ये चैरिटी का लफ्ज तो आ गया, हम ये नहीं कि चैरिटी अकाउंट खोल के उसके अंदर से हम उसको खर्चा शो करके तो ये पेमेंट कर देंगे, इस तरह नहीं है, ये भी ड्राइंग दी है। तो नरेशन में आप लिख सकते हैं कि ये चैरिटी दी थी उसने जो ड्राइंग्स वगैरह, क्योंकि तब तभी समझ आएगी ना कि ये जो उसने ड्रा किए हैं पैसे, एक तो ट्यूशन फीस के लिए दिए हैं और एक चैरिटी के लिए दिए। अब अगर देखें यहाँ पे ट्यूशन फीस अगर हर महीने वो दे रहा है तो हमें पता चलता रहेगा कि ट्यूशन फीस के कितने हो गए। अब ये अलग-अलग भी आप लेजर खोल सकते हैं ड्राइंग्स के, ड्राइंग्स ट्यूशन, ड्राइंग चैरिटी देता रहता है, ड्राइंग्स आप होम के खर्चे, ड्राइंग पर्सनल उसका एक लेजर खोल लें, उसके अंदर उसकी एंट्रीज डालते रहें। तो ये प्रैक्टिकल जब हम काम कर रहे होते हैं तो वहां पे ये एंट्रीज खुल के आ जाती हैं सामने। रिसीव्ड कैश लेस डिस्काउंट फ्रॉम मुबीन एंड को इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। अब देखिए जो पीछे मैंने बताया था कि मुबीन एंड को ने जब 2500 की चीजें ली हैं तो उसने कुछ वापस भी की थी, तो वापस करके एडजस्ट करके उसके वो हम डिस्काउंट वगैरह बनाएंगे। सोल्ड फर्नीचर फॉर रुपीज, सिंपल जो उसने ऊपर फर्नीचर खरीदा हुआ था उसने उसको बेच दिया। अब अगर तो ये मेंशन कर देता ना कि वही सारा फर्नीचर बेचा है तो फिर हमें लॉस की एंट्री डालनी पड़ेगी। अगर तो सिंपल इतना ही बेच दिया है तो फिर ये भी एंट्री डाल सकती है। ये भी हो सकता है कि उसने ये वाला जो फर्नीचर 30,000 का खरीदा था उसने सारे का उठा के 1800 का बेच दिया हो। जब 1800 का बेचेगा तो फिर ये फर्नीचर के अंदर हमें जो लॉस आ जाएगा, यानी कैश डेबिट हो जाएगा 1800 से, इसका डिफरेंस जो फर्नीचर का ये लॉस में चला जाएगा, फर्नीचर क्रेडिट कर देंगे। लेकिन आगे ये दो कंडीशन हैं, अब इसमें आगे जाके देखते हैं कि ये कैसे करना। पेड फॉलोइंग एक्सपेंसिस 30 तारीख को एक कंपाउंड एंट्री डाल दी है उसने, सैलरीज दे दी हैं, वेजेस दे दी हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, बैंक चार्जेस हैं, इंश्योरेंस के पैसे दे दिए हैं। अब इसको देखते हैं कैसे जर्नल जर्नल एंट्रीज बनानी है। इसको वापस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 2 को चला लेते हैं। अब देखिए जी पहली एंट्री थी कैश टू कैपिटल, इंट्रोड्यूस कैश एज कैपिटल। 1,48,000 का हमने कैश इसमें इंट्रोड्यूस किया था, 1,48,000 कैश की एंट्री आ गई, पहली एंट्री। उसके बाद देखें फर्नीचर खरीदा है 30,000 का, फर्नीचर आ गया, 30,000 उसको कैश दे दिए, फर्नीचर की एंट्री भी आ गई। उसके बाद देखें जी 3 तारीख को कैश परचेज की है 36,000 की, परचेजेज आ गई और कैश हमने क्रेडिट कर दिया, पेमेंट कर दी है। उसके बाद परचेज गुड्स ऑन अकाउंट फ्रॉम नूर मिल्स, टर्म लगा दी है 2, 10 एंड 30 की। परचेजेज की है उधार पे, परचेजेज डेबिट, नूर मिल्स अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो गया। ये टर्म याद रखनी है, ये पेमेंट में आगे जाके लगेगी। गुड रिटर्न टू नूर मिल्स, जो उसने हमने उससे खरीदी थी उसमें से हमने कुछ उठा के नूर मिल्स को परचेज रिटर्न कर दी, नूर मिल डेबिट हो जाएगा, ये परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगी। 9 के बाद आप देखते हैं 12 तारीख को कैश सेल की थी, कैश और सेल अकाउंट। उसके बाद 17 को पेड कैश है लेस डिस्काउंट टू नूर मिल्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। अब देखें
नूर मिल के 7,500 पहले हमने देने थे, लेकिन 500 का माल वापस आ गया था, कर दिया था, तो 7,000 उसके रह गए थे। तो जब उसको कैश दिया तो वो 210 N30 के हिसाब से जब हम उसकी वर्किंग करेंगे तो 140 रुपए उसका डिस्काउंट होगा, जो हमने उससे रिसीव कर लिया, ये हमारी इनकम बन जाएगी, डिस्काउंट रिसीव। सिंपल एंट्री है, इसको करें, खुद से हल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये हो जाएगी। कंसेप्ट यही है। उसके बाद था जी सोल्ड गुड टू मुबीन एंड को टर्न 210 N30 फॉर 2500। दोबारा हमने सेल कर दी है, मुबीन एंड को 2500 की दे दी है चीजें। अब इसमें भी 210 N30 वाली जो उसने कंडीशन लगाई हुई है, इसको भी आपने याद रखना है। 210 N30 20 तारीख के बाद देखें, 22 को लास्ट ट्रांसफर हो गई है, गुड इन ट्रांसफर थी, तो लॉस बाय ट्रांसफर टू परचेज वगैरह की एंट्री सिंपल वही वाली, लॉस इन ट्रांसफर अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट क्रेडिट। माल हमारा जो है वो जो परचेज गुड थी वो डैमेज हो गई है, वो क्रेडिट कर देंगे, और एक उसके अगेंस्ट खर्चे का लेजर जो है वो लॉस का लेजर जो है वो डेबिट हो जाएगा। गुड रिटर्न बाय मुबीन एंड को फॉर, जिसको हमने बेची थी 125 रुपए की, उसने चीजें वापस कर दी। उसने कहा जी ये चीजें आप ले लें, फिर रिटर्न हो गई मुबीन एंड को। अब देखिए मुबीन एंड को का जब आगे सेटलमेंट अगर फुल करेंगे तो ये 2500 में से 125 हम निकाल के करेंगे, ये चीज याद रखनी है आपने कि ये कंफ्यूजन एंट्रीज होती हैं जब पेपर में आ रहा होता है इस तरह, तो वो स्टूडेंट जो है वो पीछे से तो कंसिडर नहीं कर रहा होता, ना गौर कर रहा होता है कि पीछे क्या एंट्री आई थी, तो वो उसने रटा लगाया होता है एक। जब रटे वाली एंट्री आप करेंगे तो वहां पे आप उसकी जो है वो गलती के 100% चांसेस होंगे। लेकिन जब कंसेप्ट आप क्लियर करके करेंगे तो आपके टोटल में अगर गलती भी है लेकिन कंसेप्ट आपका क्लियर है, तो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि इसके कंसेप्ट क्लियर है, टोटल में इसने गलती की हुई है, तो वो उसको इग्नोर कर देता है। अकाउंटिंग में कंसेप्चुअल जो है एंट्री जो है वो अगर रॉन्ग हो गई है तो वहां पे वो उसको काटता है, वरना वो उसके बैलेंस वगैरह इतने कंसीडर नहीं करता। हत्ता कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बना रहे होते हैं तो वहां पे अगर आप उसको टोटल करने में टाइम जाया करेंगे तो वहां पे वो आप एक किस्म का टाइम ही जाया करेंगे। एक दफा टोटल करें, अगर लग गया टोटल ठीक है, वरना आप अगला सवाल करें, क्योंकि मे भी आपने टोटल में गलती की हो और अगर आपने कोई ऐसी गलती की है जो प्रिंसिपल एरर आपने कर दी है, तो फिर वो नंबर काटेगा, वरना उसको इग्नोर कर देगा। 23 तारीख के बाद देखें जी, पेड ट्यूशन फी ऑनर चिल्ड्रन 200 रुपए और गुड्स गिवन एज ए चैरिटी ऑन बिहाफ ऑफ 100 रुपए उसने। अब देखिए उसने ड्राइंग्स, कैश और परचेज, अब नरेशन में लिख सकता है कि ये जो कैश था ये ट्यूशन फीस का था, ये जो परचेजेस चीजें उठा के दी हैं ये उसने एज ए चैरिटी कर दी हैं, ये नरेशन में वो लिख सकता है। 24 तारीख के बाद आप देखते हैं, अब देखें मुबीन एंड को से इन फुल सेटलमेंट हुई है। अब उसमें से 2500 में से 125 हमने पहले रिटर्न कर लेने थे, तो जो बचेंगे वो उसने फुल पेमेंट उसका अकाउंट सेटल हुआ है, तो अकाउंट रिसीवेबल जो है उससे क्रेडिट होगी, और जो हमने डिस्काउंट उसको छोड़ा है, देखें रिसीव कैश लेस डिस्काउंट, तो फिर वो डिस्काउंट जो है हमारा लास्ट में जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट, मुबीन का वो जो टोटल में से वो 125 लेस करके ये बना हुआ है, और इसका ही जो परसेंटेज आपने लिया था 210 वाला, तो वो डिस्काउंट की अमाउंट ये बनी हुई है, और बाकी जो है वो कैश बैलेंस बन जाएगा। ये सेम वही एंट्री है जिस तरह परचेज की एंट्री थी, सोल्ड फर्नीचर फॉर 1800 के लिए। अब देखें उसने जिक्र नहीं किया, उसने फर्नीचर का कुछ पोर्शन उठा के बेच दिया, कैश डेबिट हो गया, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट हो गया। हो सकता है 2-3 कुर्सियां उसने बेच दी हों
एक टेबल भेज दिया हो इस तरह करके, कंसेप्ट इसके अंदर आ गया। उसके बाद जी पेड फॉर फॉलोइंग एक्सपेंसेस, कंपाउंड एंट्री है 30 तारीख को इकट्ठी डाल लें एंट्री, सैलरीज डेबिट कर दें, वेजीज कर दें, इलेक्ट्रिसिटी कर दें, बैंक चार्जेस कर दें, इंश्योरेंस प्रीमियम करके कैश को क्रेडिट कर दें। सैलरीज हो गई डेबिट, वेजीज डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी, बैंक चार्जेस, इंश्योरेंस, कैश क्रेडिट हो गया। कंसेप्चुअल सवाल था इसके अंदर, वो जो थी वो डिस्काउंट की एंट्रीज 2 आई हैं, उसमें रिटर्न भी था। आपने एक किस्म का एक साइड पे टी बना लेनी है, टी बना के मुबीन एंड को के जब उसमें पैसे एडजस्ट करेंगे, डालेंगे रफ वर्किंग में, तो आपको समझ आ जाएगी कि पहले उसके रिटर्न करने हैं तब सेटलमेंट होनी। तो इस सवाल को आप 2-3 दफा करें, इसको देखें वीडियोस को। तो ये कंसेप्चुअल सवाल हैं। पेपर में अगर इस तरह के सवाल आ जाते हैं तो बेसिकली आपने अपने कंसेप्ट को क्लियर रखना है, ना कि रटा लगाना है। तो रटे से तो ये है कि प्रिंसिपल एरर कर देंगे, और रटा नहीं होगा तो अगर यहाँ पे देखें, मैं टोटल में अगर गलती कर देता हूँ, यहाँ पे 47 की जगह पे मैंने 48 लिख दी है, 48.50 लिख दिया, तो वो इग्नोर कर देगा। उसको पता तो है कि इसने ये इसको ठीक, ये वाला बैलेंस ठीक किया हुआ है 2375 वाला। यहाँ पे लिखने में अगर गलती हो गई है तो वो उसको इग्नोर करेगा। लेकिन ये मैंने 2375 में से वो लेस नहीं किए पैसे, तो यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है, तो फिर वो ये प्रिंसिपल एरर हो जाएगी कि इसने इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो इसने पीछे पूरे पैसे डाल दिए जबकि उसने रिटर्न भी किया था। ये प्रिंसिपल एरर होगी।